हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। हमने एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था और इस फर्स्ट क्वेश्चन में के अंदर हम फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमें फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करना बाकी है। तो चलिए जो दो पार्ट्स बचे हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं और अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसी सेम एक्सरसाइज 2.1 में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस विद द फिफ्थ प्रॉब्लम, टी स्क्वायर माइनस 15। तो क्वेश्चन में करना क्या था, हमें इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। जब भी किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं तो उस पॉलिनोमियल को पहले ज़ीरो के इक्वेट करते हैं। ठीक है, ओके। ज़ीरो के इक्वेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देखें, वेरिएबल का स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखा हुआ है, फिर वेरिएबल वाला टर्म देखिए इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो टी यूज़ हुआ है। तो टी स्क्वायर तो यहाँ है बट इसमें टी है ही नहीं, टी वाला टर्म है ही नहीं। तो वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, वेरिएबल के स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये टर्म आ गया पहले। ये टर्म एब्सेंट है सो इसलिए यहाँ आएगा भी नहीं। उसके बाद कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म -15 है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तब नहीं होता अगर इसको पहले और इसको बाद में लिख देते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो टी स्क्वायर -15 को आप लिख सकते हो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। अगर आप -15 को राइट साइड में भेज दोगे तो ये बन जाएगा +15। अब देखिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15 हो जाएगी। अगर आप टी से स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में होता है तो उसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, प्लस एंड माइनस दोनों में वैल्यूज़ होती हैं। बिकॉज अगर हम √15 के स्क्वायर को करेंगे तो हमारे पास 15 ही आएगा, चाहे वो पॉजिटिव √15 हो या -√15 हो। आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा, आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। बिकॉज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जब भी हम किसी नंबर को स्क्वायर रूट में करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, एक वैल्यू नेगेटिव में होती है और एक वैल्यू पॉजिटिव में होती है। तो टी की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो टी की यही दो वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हैं। हम लिख लेंगे ज़ीरोज़ में मिल गए हैं। एक ज़ीरो है √15 मतलब +√15 और दूसरा ज़ीरो है -√15। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओके, अब देखिए हमें क्या करना था, हमें रिलेशनशिप दिखानी थी ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो चलिए रिलेशनशिप दिखाते हैं। आप ज़ीरोज़ को कॉपी कर लें। ज़ीरोज़ हैं +√15 एंड -√15। ठीक है, इसके ज़ीरोज़ में और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन दिखाते हैं। यू नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फ़ा का मतलब एक ज़ीरो, बीटा का मतलब दूसरा ज़ीरो। तो हम इन दोनों ज़ीरोज़ को ऐड कर देते हैं, √15 को ऐड कर देते हैं -√15 में। दिस इज़ √15 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो √15 में से √15 सब्ट्रैक्ट करने पर ज़ीरो मिल जाएगा। इधर -b/a करते हैं, माइनस लिखते हैं। b का मतलब है ऐसा टर्म जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। जो भी इक्वेशन हमें मिल रही हैं उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x वेरिएबल था, सेकेंड इक्वेशन में s वेरिएबल था, तो यहाँ b का मतलब होता है वेरिएबल का कोएफिशिएंट। तो आप इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर वाला टर्म तो यूज़ हुआ है लेकिन वेरिएबल वाला टर्म है ही नहीं। इस इक्वेशन को आप यूँ भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 0t, बिकॉज टी वाला टर्म नहीं है तो 0t लिख देंगे, -15। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे ना ABC से, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 है, टी का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब b की वैल्यू 0 है, और कांस्टेंट टर्म मतलब -15 है। तो याद रखिएगा यहाँ b की वैल्यू 0 रहेगी। तो आपको b की वैल्यू चाहिए, आप 0 ले लीजिए। और a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, वो आ जाएगा 1। तो 0 को 1 से डिवाइड करने पर 0 आएगा। नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, 0 का कोई साइन नहीं होता है, सो वो 0 ही आंसर आएगा। तो आपने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल हो गया। हमने ये रिलेशन वेरीफाई कर दिया। अभी हमें एक और रिलेशन वेरीफाई करना है, वो हमें वेरीफाई करना है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है, इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। अल्फ़ा मतलब √15, बीटा मीन्स -√15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √15 इंटू -√15। ठीक है, √15 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -√15 से।
अब देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाएगा। अब c अपॉन ए को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। c मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, वो है -15, और a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, वो है 1। ओके, आपने इसे सॉल्व किया, देखिए दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आई हैं। जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है वही c अपॉन ए की वैल्यू आई है। तो आपने ये रिलेशन सम का और ये रिलेशन प्रोडक्ट का वेरीफाई कर दिया है। नाउ यू कैन राइट हेंस वेरीफाइड। होप ये क्लियर है। अभी हम आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर। हमारे पास जो लास्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हमें पहले इसके पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं और देन हमें उसके ज़ीरोज़, पहले हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में। तो अगर आपको इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो पहले आप इसको ज़ीरो के इक्वेट कर दो, देन आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, -12x स्क्वायर। आप मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन होगा x, तो बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन होगा 1, बचेगा 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 दोनों जगह पर है, सो 3x माइनस 4 हो जाएगा कॉमन, x प्लस 1। आप 3x माइनस 4 को 0 के इक्वेट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। फिर आप x प्लस 1 को 0 के इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1। आपको दो ज़ीरोज़ मिल गए हैं, एक ज़ीरो है 4/3 और दूसरा ज़ीरो है -1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। -1 एंड 4/3, वी हैव गॉट टू ज़ीरोज़, -1 एंड 4/3, ये दो ज़ीरोज़ हमें मिल गए हैं। अब हमें दिखाना है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, उसे वेरीफाई करना है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा को हम सॉल्व करेंगे और -b अपॉन a को सॉल्व करेंगे। दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है इन ज़ीरोज़ को ऐड करना। तो चलिए -1 को और 4/3 को ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, प्लस 4। तो ये आंसर आ गया है 1/3। इधर आते हैं, अब -b अपॉन a करते हैं, माइनस की जगह माइनस कॉपी करेंगे। b का मतलब है x का कोएफिशिएंट, वो -1 है, और a का मतलब है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 3 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3। आपने देखा दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो हमने प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन a के इक्वल होता है। मतलब ज़ीरोज़ का सम -b अपॉन a के इक्वल होता है। ये है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। एक और रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं जो कि बोलता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a के इक्वल होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a के इक्वल होता है। ओके, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -4/3 आ जाएगा। जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। बस यहाँ माइनस है, सो माइनस आ जाएगा। चलिए c अपॉन a करते हैं। c मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, वो -4 है, और a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 3 है। आपने देखा दोनों आपस में इक्वल है, तो हेंस ये भी हो गया वेरीफाइड। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें और आपको वो पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वो पार्ट्स क्लियर करने के बाद अगर ये दो पार्ट्स देखेंगे तो आपको ये दो पार्ट्स आसानी से समझ में आएंगे, बिकॉज़ मैंने उन 4 पार्ट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। छोटे छोटे चीज़ें भी उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं मैंने, तो वो क्लियर करने के बाद में ये बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब आपको क्लियर है, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। आई होप मैं आपकी मैथ को ईजी बना पा रहा हूँ। याद रखिए, जब भी आप मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैथ की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप टीचर की हेल्प लेते हैं। जैसे अभी मैं एज अ टीचर आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद में अब आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथ इंप्रूव होने लगेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ इंप्रूव होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हैं एक बार ख़ुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, और जो भी आपके पास बुक्स हैं उन बुक्स के क्वेश्चंस को ट्राई करें। सबसे पहले आप NCERT पूरी सॉल्व करें, और NCERT सॉल्व करने के बाद इफ़ यू थिंक अब आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, देन आप कोई रेफरेंस बुक उठा सकते हैं। रेफरेंस बुक बहुत सारी आती हैं आपके पास, RS अग्रवाल आती है, RD शर्मा आती है। अगर आप सिलेबस के अंदर रहना चाहते हैं तो RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं। अगर आप और हाइयर क्वेश्चंस चाहते हैं तो उसके लिए आप RD शर्मा को पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हम 2.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। इन्होंने बोला है कि हम सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रहे हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रहे हैं आपको। ये जो 1/4 है ना, ये ज़ीरोज़ का सम है और ये -1 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है। दो चीज़ें उन्होंने दी हैं और अब ये जानना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती है तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ x² और x, ये x तो वेरिएबल है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है ज़ीरोज़ का सम और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। इस इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है ज़ीरोज़ का सम, तो ज़ीरोज़ का सम मतलब ज़ीरोज़ का सम ऑलरेडी 1/4 गिवन है, तो आप यहाँ 1/4 लिख लोगे। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं गिवन है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ आर गिवन। तो अल्फ़ा और बीटा नहीं गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब पूरा सम दिया हुआ है यहाँ पर 1/4। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 लिख लें। ओके, देन आप लिख लीजिए x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है -1, आप यहाँ -1 लिख लीजिए। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। आप 1 4 1 का एलसीएम ले लीजिए, वो आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4x²। यहाँ तो किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, 1x है, 1x को हम x भी लिख सकते हैं। -1 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ तो पा रहे ना 4 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा। देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 1 है। जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर ना लिखा हो तो वो 1 रहता है। आप देखिए यहाँ 1 है लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर 4 आ चुका है एलसीएम लेने के बाद में, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 4 आ गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो इसी 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेकंड देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 4 आ गया है, 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसी 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 1 1 ही होगा। 1x को आप x भी लिख सकते हो। इस तरह से हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 4, ऐसे भी लिख सकते हो। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसमें इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो अगर आप आंसर ये लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन अगर आप ये कांस्टेंट टर्म हटा लोगे और लिखोगे 4x² माइनस x माइनस 4, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट आंसर, ये भी सही आंसर है। ठीक है, मैंने बोला जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे या क्यूबिक बनाओगे, कोई भी पॉलिनोमियल बनाओगे, तो उस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है, लाइक 2 3 1/4, कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा होता है, अगर वो वेरिएबल नहीं है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तब भी वही ज़ीरोज़ आएंगे और इसको सॉल्व करोगे तब भी वही ज़ीरोज़ आएंगे। इन दोनों में सॉल्व करने से ज़ीरोज़ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, ये चीज़ शायद आपको कंफ्यूज कर रही हो कि मैंने 1/4 हटा कैसे दिया, कैसे हटा सकता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सपोज़ x-3 कोई पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करिए, तो आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वेट कर दोगे और आप देखोगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 0 क्या निकला, 3 निकला ना। ठीक है, अभी आप क्या करो, इस पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और आप अब ज़ीरोज़ फाइंड करने की कोशिश करो, तो ये 5 उधर जाएगा, 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, x-3 की वैल्यू 0 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपने देखा ना कि x-3 पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर जो 0 आया है वो 3 है, जब इसे सॉल्व करते हैं तब भी 0 3 ही आता है। तो मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इसके मल्टीप्लाई करने से ज़ीरोज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई मैंने पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट को रिमूव करके आंसर दे दिया था। बट अगर एग्जाम में आप कांस्टेंट भी लिख कर आ जाओगे तो वो भी सही कंसीडर किया जाता है, गलत नहीं कंसीडर किया जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ यहाँ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ज़ीरोज़ का सम √2 गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट 1/3 गिवन है। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो एक्सप्रेशन है वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है ज़ीरोज़ का सम, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। ठीक है, x² ज़ीरोज़ का सम क्या होगा,
उसके लिए √2 हम लिखेंगे, और जीरोस का प्रोडक्ट क्या है 1/3 है, ठीक है ना। अगर आप ये भी लिख देंगे ना तो ये भी सही आंसर है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई इसलिए करते हैं बिकॉज ये टर्म डिनोमिनेटर में है, तो अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 3। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे ये आपको क्लियर हो चुका होगा बिकॉज मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3√2x हो जाएगा, और यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये +1 ही रहेगा, ठीक है, सही है। अब आप इस 1/3 को बाहर निकाल सकते हो, आप लिखोगे 1/3 इंटू 3x² माइनस 3√2x +1। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो कांस्टेंट नंबर आ गया है ना, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। ये आंसर दोगे तब भी वही जीरोज़ आएंगे, और अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे 3x² माइनस 3√2x एंड +1 तब भी वही आंसर आएगा। मेरी हैंड राइटिंग के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करते रहिएगा, ये बचपन से मेरी ख़राब हो गई है। आप ही लोग इम्प्रूव कर सकते हैं मेरी, प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कैसे इम्प्रूव करूँ। आई होप बाकी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आपने 2 क्वेश्चन तो समझ लिए हैं, अब आते हैं थर्ड पर। अपनी मैथ को हमें इम्प्रूव करना है, तो कोई भी डाउट होगा उसे बताते रहिएगा, क्योंकि जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो कुछ डाउट्स होते हैं, हो सकता है कुछ डाउट्स मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता दोगे कि ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिंक में मिल जाता है, आप वहाँ बताइए, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 गिवन है, मतलब जीरोज़ का सम 0 गिवन है, और जीरोज़ का प्रोडक्ट √5 गिवन है। चलिए बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। फॉर्मूला तो आपको पता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 मिलेगा, तो इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, प्लस √5। देखा, तो थर्ड बहुत ईजिली हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। बड़े इजी क्वेश्चन है ये, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन ही है, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन ही है। फोर्थ पार्ट में देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। अब पॉलीनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला है ये, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 लिख देंगे हम, x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ये भी 1 लिख देंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई करने पर x आता है, और आप देखें ये बन गई पॉलीनोमियल, बड़ी आसानी से बन रही हैं। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट पार्ट पर। सेकंड लास्ट पार्ट मतलब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। इस बार हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या है 1/4। ओके, अब आप लिखोगे x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/4। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करना है बिकॉज ये डिनोमिनेटर आ गए, ये फ्रैक्शन आ गई है, तो 4 और 4 और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, 4 4 1 का एलसीएम आप लोगे ना तो आपको 4 मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। ओके, 4 आप ले लो एलसीएम। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, 4 से, तो उसी 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 1x को मैं x लिख सकता हूँ और ये 1 को मैं 1 लिखूँगा। ओके, अब देखें एक बार फिर 1/4 आ गया है, इस 1/4 को आप रिमूव भी कर सकते हो और डायरेक्ट लिख सकते हो 4x² प्लस x प्लस 1। तो 5 पार्ट्स करने के बाद में आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इन क्वेश्चंस में करना क्या है। चलिए लास्ट पार्ट आप खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद मैच करिए कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। मैं 6 को ज़रा और डायरेक्ट कर रहा हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 गिवन है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ रहता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रहता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 गिवन है। तो आप देखें एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मैथ बड़ी आसान हो जाती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ हो चाहे वो फिजिक्स हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं हमें। तो प्लीज़ मैथ के अंदर कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करने की कोशिश मत करिएगा, फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश मत करिएगा। मैथ को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर मेथड यही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपने टीचर से या अपनी बुक से या किसी भी वीडियो की हेल्प से, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से सिर्फ आपकी मैथ इम्प्रूव नहीं होती है, प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाओगे। प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होता है कि
जिस क्वेश्चन में आप 5 मिनट लेते हैं, प्रैक्टिस के बाद आप उसमें 2 मिनट लेते हैं, 3 मिनट लेते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम लगेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएंगी आपकी। ओके, आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।